जब आप अपने आप पर यकीन करने लग जाते हो तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 33 पार्ट है। इससे पहले हमने 32 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारे मुगल काल से संबंधित जितने भी कलाकार हुए थे, यानी कि जिस भी शासक के समय में जितने भी कलाकार हुए थे उनके द्वारा जो भी कार्य कराया गया था उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि हमने मुगल काल से संबंधित 4 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। अगर आपको उन सभी वीडियोस का लिंक नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। आपको वहाँ से इजीली सभी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ऐसा माना जाता है कि जो अकबर के दरबार में 9 उच्च कोटि के विद्वान रहते थे और वह किस किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे और उनको यह उपाधि यानी कि उच्च कोटि के जो विद्वान थे उस उपाधि से क्यों नवाजा गया था, उनमें क्या खासियत थी, उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो अब्बुल फजल जो थे वह भी अकबर के उच्च कोटि के विद्वानों में से प्रमुख थे, जो किस लिए प्रसिद्ध थे, अपनी इतिहासकार व लेखन के लिए। नेक्स्ट थे फैजी। फैजी किसके लिए प्रसिद्ध थे, वह शिक्षक एक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, यह भी अकबर काल के नवरत्नों में से प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि तानसेन। तानसेन किस लिए प्रसिद्ध थे, तो यह संगीतज्ञ जो संगीतकार होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट थे बीरबल। बीरबल के बारे में पूछा जाता है तो बीरबल इनके विशेष सलाहकार थे, यानी कि किसी भी कार्य में कराने के लिए यह इनसे विशेष सलाह लेते थे किसी भी कार्य को करने से पहले, तो ये इनके समय के विशेष सलाहकार थे। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना। ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे, अकबर के 9 उच्च कोटि के विद्वानों में से प्रमुख थे। और ऐसा माना जाता है कि जो अगर आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के जो प्रमुख चित्रकार रहे थे, यानी कि चित्रकार की जो शिक्षा ली थी उन्होंने किससे ली थी, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना से ही प्राप्त की थी, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा राजा टोंडरमल। अगर ये पूछा जाता है कि जो 9 उच्च कोटि के विद्वानों में से राजा जो टोंडरमल थे वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो राजस्व का एक वित्त मंत्री थे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि राजा जो मानसिंह थे, जो कि अकबर काल के 9 उच्च कोटि के विद्वानों में से प्रमुख थे, वो किस लिए प्रसिद्ध थे, तो वो अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा फ़कीर अज़ियुद्दीन। ये किस लिए प्रसिद्ध थे, ये हकीम या चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टर होते हैं ये उस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, अकबर के 9 रत्नों में से। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे इनके 9 रत्नों में से मुल्ला दो प्याजी। ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये रसोइया बावर्ची जो खाना बनाते हैं, शाही खाना जो बनाते हैं जिनको हम रसोइया बोलते हैं, तो वह किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि ये अपनी बात काटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनको आप सभी को नोट डाउन कर लेना, रट लेना, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मुगल काल में कार्य कराया गया था मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मुगल काल की जो शैली थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो अकबर काल से हुमायूं काल से हुई थी, लेकिन जो चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो अकबर काल से संबंधित थी, यानी अकबर काल से व्यवस्थित रूप से स्टार्टिंग की गई थी चित्रकला की, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो यानी कि जो अकबर काल था उसकी जो चित्रकला थी उसको 4 भागों में बांटा गया था। ये चीज़ समझाने के लिए अकबर के काल को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से थे भारतीय कथाओं से या फारसी कथाओं और भारतीय कथाओं, व्यक्ति चित्र, और एक थे ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित चित्र, यानी कि इनके जो समय के जो चित्र बनाए गए थे वो 4 भागों में बांटकर बनाए गए थे। तो उससे संबंधित हम आपको सीरीज वाइज बताएंगे कि जो भारतीय थे वो कौन कौन से थे, और जो अभारतीय ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, और जो व्यक्ति चित्र थे वो कौन से थे, और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित थे वो कौन कौन से चित्र थे। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो बहुत सारी बुकों यानी कि 4 से 5 बुकों का कलेक्शन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ए भारतीय कथाओं में से जो थे वो कौन कौन सी कथाएं थी यानी कौन कौन से ग्रंथ थे। तो एक थी दास्तान अमीर हमज़ा। दास्तान अमीर हमज़ा जो है वह मुगल काल का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, जिसे हम हमशानामा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। और इसके जो चित्रण हुआ था, इस पर जो चित्र बने थे वो मीर सैयद अली और अब्दुल अहमद की देखरेख में बने थे। तो ये चीज़ याद रखना, जो कि मीर सैयद अली से स्टार्टिंग हुई थी और अब्दुल अहमद के समय तक चली थी। तो इसको जो समय लगा था 15 वर्ष लगे थे। तो ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा महीना माह गुलिस्ता, दीवाने हाफिज़, खमसानिया नाजिमा, लैला मजनू, बहारिस्तान जामी। ये सभी जो ग्रंथ थे वो ए भारतीय कथाएं थीं जो कि फारसी कथाओं पर संबंधित थी। तो ये चीज़ याद रखना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, वो ए भारतीय कथाओं या फिर फारसी कथाओं से संबंधित चित्र थे, ग्रंथ थे। नेक्स्ट जो आता है यानी कि दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है भारतीय कथाओं। भारतीय कथाओं से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ चित्रित किए गए थे। तो उनमें से पहला था हमारा रस्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद था। तो ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो रस्मनामा है वह क्या है। तो वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है अयार ए दानिश, अनवर ए शुलह, कलील ए दमीन। ये जो सभी हैं यानी कि ये जो तीनों नाम है ये पंचतंत्र के ही अनुवादित नाम है। अयार ए दानिश और अनवर ए शुलह ये फारसी अनुवाद है, लेकिन कलीला ए दमन जो है यह इनका इसी का ही अनुवाद है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि रामायण, योग वष्टि, निशंत चरित्र, हरिवंश, सरिता सागर तथा रामचरित मानस, ये सभी जो ग्रंथ थे वो भारतीय कथाओं से संबंधित थे, जो कि अकबर काल में चित्रित कराए गए थे। तो इनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी आगे। मैं सिर्फ आपको अभी इतना बता रही हूँ कि कौन कौन से ग्रंथ थे जिनका चित्रण किया गया था। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे। ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ ये वाले ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित आप इन्हें अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से 100% पूछे जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमारा शाहनामा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शाहनामा ग्रंथ था उसमें किसका यानी कि किसका इतिहास लिखा गया है, तो उसमें ईरान की राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा तैमूरनामा। तैमूरनामा जो है कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो तैमूरनामा है उसमें किसका इतिहास मिलता है, तो उसमें तैमूर का इतिहास मिलता है। बाबरनामा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कि जो बाबरनामा है वह किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसमें किसका इतिहास मिलता है, तो इसमें बाबर का इतिहास मिलता है। तो ये चीज़ भी याद रखना, इनके समय में यानी कि अकबर के समय में इन ग्रंथों का भी चित्रण हुआ था। नेक्स्ट हमारी तारीख उल्फी, जिसमें दुनिया का इतिहास है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो तारीख उल्फी है उसमें किसका इतिहास मिलता है, तो उसमें पूरी दुनिया का इतिहास लिखा हुआ है तारीफ उल्फी में। नेक्स्ट हमारी जमीयत तवारीख, इसमें किसका इतिहास मिलता है, मंगोलियों का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है अकबरनामा, जिसमें अकबर का इतिहास मिलता है। यहाँ पर मैंने जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ बताए हैं आप उन्हें अच्छे से रट लेना, और कि वह किससे संबंधित है यानी कहाँ का इतिहास किस में लिखा हुआ है उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट आता है व्यक्ति चित्र, यानी कि मुगल काल में व्यक्ति चित्र जो पोर्ट्रेट चित्रण था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इस प्रकार मुगल काल के जो चित्रकला थी यानी कि अकबर काल की जो चित्रकला थी इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड की गई थी। तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो भारतीय ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे और उनका जो चित्रण हुआ था किसके द्वारा किया गया था, उनकी प्रतिलिपियाँ जो बनाई थी वो कहाँ पर थी, उसमें कितने चित्र मिले थे, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। पहला आता है हमारा दास्तान अमीर हमज़ा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो दास्तान अमीर हमज़ा है वह हमज़ा नामा का ही ग्रंथ है, यानी कि हमज़ा नामा को ही जाना जाता है। हमज़ा नामा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमज़ा नामा है वह मुगल काल का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है और इसका जो चित्रण करवाया गया था वो मीर सैयद अली और अब्दुल अहमद के द्वारा कराया गया था, यानी उन दोनों की देखरेख में कराया गया था। हमज़ा नामा मुगल शैली का उद्भव ग्रंथ है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इस ग्रंथ में मोहम्मद शाह के समकालीन अमीर हमज़ा की कहानी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमज़ा नामा है उसमें किसकी समकालीन चित्र मिलते हैं, तो मोहम्मद शाह के समकालीन अमीर हमज़ा की कहानी मिलती है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इस कथा में कितनी कहानियाँ हैं, यानी कि जो अमीर हमज़ा की जो कहानियाँ हैं इसमें कितनी कथा है, तो इसमें 360 कहानियाँ हैं। पूरी कथा 12 खंडों में विभक्त है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। ये पूछा गया था कि जो अमीर हमज़ा है यानी कि
हमजानामा है वह कितने खंडों में विभक्त है, तो वो 12 खंडों में है, विभाजित की गई है। प्रत्येक खंड में 100 जुज हैं और प्रत्येक चित्र के सम्मुख कज़वीन मुंशी ख्वाजा उता उल्लास ने सुंदर लेख में विवरण किया है। अगर ये पूछा जाता है कि जो यहाँ पर प्रत्येक जो चित्र है हमजानामा में, उसमें जो चित्र बनाए गए हैं, लेखन जो बनाए गए हैं, वह किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो कज़वीन मुंशी ख्वाजा उता उल्ला के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। उसमें कितनी कहानियाँ हैं, 360 हैं। कथाएँ कितने भागों में विभाजित हैं, 12 खंडों में। कितने जुज हैं, 100। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मौर्य काल का प्रारंभिक ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कितनी प्रतिलिपियाँ हैं, यानी कि यहाँ की जो प्रतिलिपि हैं कितनी बनी है, तो यहाँ 1400 चित्र बनाए गए हैं। इसमें जो प्रतिलिपियाँ बनी हैं उनमें से 1400 चित्र बनाए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कि तबरेज निवासी नादिर अल मुल्क हुमायूं शाही और मीर सैयद अली जुदाई की देखरेख में इस ग्रंथ के चित्रण का कार्य शुरू हुआ था और बाद में शिराजी जो कि ख्वाजा अब्दुल अहमद है उनकी देखरेख में 15 वर्ष तक ही इस कार्य समाप्त किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमजानामा है ये 2 प्रमुख कलाकार रहे थे, मीर सैयद अली जिसे हम जुदाई के नाम से जानते हैं और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल अहमद जिसे हम सिराजी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के समय में, यानी इन दोनों की देख रेख में इसका कार्य पूर्ण किया गया था, जिसको 15 वर्ष लगे थे। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि जो हमजानामा है उसे कितना वर्ष लगा था, तो उसे 15 वर्ष लगे थे बनने में। तो ये नेक्स्ट है कि इस ग्रंथ के निर्माण में कितने चित्रकारों ने कार्य किया था, यानी कि कितने चित्रकारों ने इसमें वर्क किया था, तो वो 50 चित्रकारों ने वर्क किया था, जिसमें बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया था। तो चीज़ याद रखना कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमजानामा है वह किस पर चित्रित है, यानी कि कागज़ पर है या फिर किसी फलक पर बनाया हुआ है, तो ये सूती कपड़े पर अस्तर लगाकर बनाया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, जो कि अलंकारिक न होकर एक घटना आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमजानामा है वह किसी फूल पत्तियों से निर्मित है या फिर किसी घटना से, तो ये घटना निर्मित एक कथा है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि यह चित्र बड़े आकार के, यानी कि बहुत बड़े आकार का चित्र है, जो कि 28 गज 22 इंच का बना हुआ है। अगर आपसे गज में पूछा जाता है तो ये 28 गज और 22 इंच का है। अगर इसकी सेंटीमीटर में पूछा जाता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, तो ये 68 × 52 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है। तो ये चीज़ आप दोनों ही चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कुल कितने चित्र उपलब्ध हैं, यानी कि इसके जो चित्र बने थे, यानी प्रतिलिपियाँ बनी थी, वो 1400 बनी थी, लेकिन उनमें से मात्र 150 चित्र ही उपलब्ध हैं, जिनमें से जो 61 हैं वे कला और उद्योग संग्रहालय वियना में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कला और उद्यान वियना में जो चित्र हैं हमजानामा के, वो कितने हैं, तो वो 61 हैं। इसके अलावा 25 जो चित्र हैं वो साउथ केमिस्ट्रियन संग्रहालय लंदन में है, ये पूछा जा सकता है। और जो 15 चित्र हैं वो अमेरिका में है, तथा भारत में 6 चित्रों में से जो 2 चित्र हैं वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो 150 चित्रों में से 61 जो चित्र हैं वो वियना में है, 25 लंदन में है, 15 अमेरिका में है, और भारत में 6 चित्रों में से 2 जो चित्र हैं वो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं। तो इनके बारे में आप अगर अच्छे से जानकारी रखते हो तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चन की डिटेल्स को इस तरीके से ऐड किया है। नेक्स्ट जो हमारी भारतीय यानी कि जो फारसी ग्रंथदाता है वो है तूतीनामा। तूतीवरनामा के बारे में जान लेते हैं कि इस ग्रंथ का जो विषय है वह तोते का प्रेम नाप है। ये वाला जो क्वेश्चन था आपको 2021 में देखने को मिला होगा टीजीटी पीजीटी में। तो ये किससे संबंधित था, तो ये तोते के प्रेम लाप से है। इसमें 103 चित्र हैं और सभी जो चित्र बने थे वो सन 1580 से 85 के मध्य बने थे। यह चित्र ग्रंथ चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिंग आयरलैंड में संग्रहित है। तो चीज़ याद रखना, जितने भी मैंने फैक्ट ऐड किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। कि इसमें अगर चित्र पूछे जाते हैं कि कितने चित्र हैं, तो यहाँ 103 चित्र हैं। और कब से कब तक बना था ये वाला जो ग्रंथ था, तो वो 1580 से 85 के मध्य बना था। और इसकी जो प्रति है यानी कि जो वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो वो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिंग आयरलैंड में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें से मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
और मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूँ। नेक्स्ट जो आती है हमारी ए भारतीय, जो कि भारत से संबंधित है, फारसी कथाओं से, तो वो है दीवाने हाफिज़। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो दीवाने हाफिज़ है, यह हाफिज़ सिराजी की शेरो शायरी की पुस्तक है। इसकी एक प्रति राजपूती खाने में तथा दूसरी प्रति जो है ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये चीज़ याद रखना, जो ये दीवाने, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दीवाने हाफिज़ है किससे संबंधित है, तो ये शेरो शायरी, सिराजी के शेरो शायरी की पुस्तक है। और इसकी जो एक प्रति है वो राजपूती खाने में है और दूसरी जो है ब्रिटिश में है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथ है हमारा वह भारतीय कथा से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किसके द्वारा किया गया था और किस शासक के समय में किया गया था। तो जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था वो अकबर के समय में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो यह किस, पहले तो भाषा पूछता है तो किस भाषा में अनुवादित है, तो ये फारसी भाषा में अनुवादित है। जो फारसी भाषा का जो नाम है रज़्मनामा है, और ये किसके द्वारा दिया गया था, रज़्मनामा में जो किया गया था वो अब्दुल कादिर विदायूं के द्वारा किया गया था। तो चीज़ भी याद रखना। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम टाइपिंग करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, तो आप इशू मत बोला करो कि टाइपिंग एरर है, क्योंकि हमें भी पता है हम कितना भी अच्छा कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जिसे हम पढ़ते टाइम पे आपको ठीक कर देते हैं। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि रज़्मनामा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसका फारसी अनुवाद है महाभारत का वो रज़्मनामा है, इस नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार। इसका जो चित्रण कार्य हुआ था, यानी कि इसका जो चित्रण कार्य हुआ था वो कब हुआ था, 1582 से 1588 के मध्य तक हुआ था। इसके लिए 50 चित्रकारों ने मेहनत करके 169 चित्रों को तैयार किया था, जिसमें से 21 चित्रों पर दसवंत ने कार्य किया था। अब मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ कि जो इसका समय, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो महाभारत थी इसका जो फारसी अनुवाद हुआ था किसके द्वारा किया था, अब्दुल कादिर विदाई के द्वारा किया गया था, और इसका जो नाम था वो रज़्मनामा था। और जो इसका चित्रण जो हुआ था कब हुआ था, तो 1582 से 1588 तक चला था। और इसमें कितने कलाकारों ने कार्य किया था, 50 कलाकारों ने किया था, जिसमें से जो चित्र बने थे वो बने थे 169 बने थे, और कितने थे, जिसमें से जो 21 है उसमें दसवंत का कार्य मिलता है, यानी कि दसवंत का जो चित्रण मिलता है उसके द्वारा जो किया हुआ कार्य जो मिलता है वो सिर्फ रज़्मनामा में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट है कि यह पुस्तक नादिर शाह के लूटने से बच गई। ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक थी वो नादिर शाह के लूटने से बच गई, क्योंकि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तब ये प्रति 1 वर्ष पहले ही मोहम्मद शाह ने इसे सवाई जयसिंह द्वितीय को भेंट किया था, यानी कि उनको उपहार के रूप में दिया था। लेकिन जो ये वर्तमान समय में अगर ये पूछा जाता है कि जो रज़्मनामा है वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो ये प्रति राजा मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा कि कर्नल T.H. हैलेंदर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में रज़्मनामा के 148 चित्र छापे थे, जिसमें दसवंत के अलावा बशावन लाल, तुलसी तथा मिस्किन ने इस ग्रंथ के चित्रित किया था। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रज़्मनामा के जो 148 चित्र थे वो किसके द्वारा अपनी पुस्तक में छापे गए थे, तो वो कर्नल T.H. हैल्डेन थे, और जिसमें उन्होंने दसवंत के साथ साथ ही बशावन लाल, तुलसी तथा मिस्किन के द्वारा चित्रण करने की बात को इसमें लिखा है। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जितने मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं इन सभी को नोट डाउन करके, क्योंकि आपको ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन सभी नोट्स को नोट डाउन करते हो तो। नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ पढ़ता है वो है पंचतंत्र। इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका जो पंचतंत्र का था कुछ विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसका फारसी अनुसरण किया था। तो अगर ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है जो इसके लेखक थे वो कौन थे। तो इसके लेखक थे श्री विष्णु शर्मा थे। यह ग्रंथ पशु पक्षियों के किस्से कहानियों से आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र ग्रंथ है, वह किससे संबंधित है, तो वो पशु पक्षियों के किस्सों और कहानियों पर आधारित है, और इसके जो लेखक हैं वो श्री विष्णु शर्मा है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अनवर-ए-सुलही है ये क्या है, तो ये पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद है। तो ये चीज़ याद रखना, फारसी अनुवाद इसके कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से किया है।
इस ग्रंथ की अकबर ने 4 प्रतिलिपियां बनाई थी। जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए जो सुलह है उसकी अकबर ने 4 प्रतिलिपियां बनाई थी, जो कि अलग अलग संग्रहालय में सुरक्षित है। आप उन सभी को अच्छे से रट लेना, नोट डाउन कर लेना। मैं उन चारों के बारे में आपको बता रही हूँ। पहली जो प्रति है, जो पहली प्रति बनी थी वो 1570 में वाली है, जो कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन में है। तो ये चीज़ याद रखना, जो 1570 वाली है वो कहाँ पर संग्रहित है, तो स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडी लंदन में है। जो दूसरी प्रति है वो 1595 की है, जो लाहौर में है, और जो कि भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। यानी कि लाहौर में बनी थी, लेकिन वो वर्तमान में कहाँ पर है, भारत कला भवन वाराणसी में है। तीसरी जो प्रति है वह स्टेट लाइब्रेरी रायपुर में सुरक्षित है, और जो चौथी प्रति है वह रॉय एसेंटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। यहाँ पे मैंने चारों ही प्रतियों के बारे में बता दिया कि वो वर्तमान में कहाँ कहाँ पर संग्रहित है और किसका फारसी अनुवाद था, यानी कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। क्या था, अनवर ए सुलह, जिसकी 4 प्रतिलिपियां बनी थी और वो कहाँ कहाँ पर सुरक्षित है। तो आप इन्हें अच्छे से रट लेना और नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है अयार ए दानिश। यह भी पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद है, और इसका जो फारसी अनुवाद किया था वो अब्बुल फजल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1588 में। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट हमारा कि जो अयार ए दानिश है उसका जो अरबी नाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो बताए थे मैंने वो सभी तो थे फारसी अनुवाद थे, लेकिन अरबी जो नाम था वो क्या था, तो कलीला ए दमनी था। इसके 2 श्रृंखलाकों जिसमें कर्मठ व दमक के नामों पर आधारित थे। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, जो अयार ए दानिश है उसका जो अरबी नाम था वो क्या था, तो कलीला ए दमनक था। और किसका है ये, जो अयार ए दानिश भी था ये किसका फारसी अनुवाद था, तो ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। किसके द्वारा किया गया था, अब्बुल फजल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1588 में। ये चीज़ याद रखना। अयार ए दानिश में कुल कितने चित्र मिलते हैं, तो 164 चित्र मिलते हैं, जिनमें से 96 चित्र उपलब्ध हैं। यानी कि जो चित्र मिलते हैं वो 160 मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में 96 जो उपलब्ध हैं, जिनमें से अयार दानिश के जो 50 चित्र हैं वो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिंग आयरलैंड में संग्रहित है। यानी कि जो 96 चित्रों में से भी 96 तो उपलब्ध हैं, उनमें से 164 में से लेकिन 50 जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं, तो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिंग आयरलैंड में सुरक्षित हैं। तो आप इन सभी को भी अच्छे से रट लेना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट है अकबरनामा या आईने अकबरी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी एक भारतीय ग्रंथ है जो अकबर काल में चित्रित किया गया था। अकबरनामा को ही हम आईने अकबरी भी कहते हैं। और इस ग्रंथ का अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अकबरनामा है इसका जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, तो वो अब्बुल फजल द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1551 से 1558 के मध्य किया गया था। और इसको टोटल जो समय लगा था वो 7 वर्ष लगे थे। ये भी पूछा जा सकता है कि जो अकबरनामा है उसको फारसी भाषा में अनुवादित करने में अब्बुल फजल को कितना समय लगा था, तो वो 7 वर्ष लगे थे। कब से कब तक, 1551 से 1558। नेक्स्ट है कि यह ग्रंथ 3 जिल्दों में बटा हुआ है, जिसकी आखिरी जो जिल्द है वो आईने अकबरी है। यानी कि जो ये ग्रंथ था वो 3 जिल्दों में बटा हुआ था, जिसकी जो यानी कि 2 से जो लास्ट वाली बचती है उसी का नाम आईने अकबरी है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी की जो सचित्र कृति है वो अकबर काल की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है, जो कि 16वीं सदी की है। आपको ये सदी भी पूछी जा सकती है कि जो इसका समय था वो कौन सा था, तो वो 16वीं सदी के अंतिम दशक में था। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, तो वो सलीम का चित्र है जो 6 भागों में बटा हुआ है। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और वो किस प्रकार है, यानी कि जो सलीम का चित्र है जो 6 भागों में बटा हुआ है वो किस प्रकार बटा हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो पहला जो भाग है वो बाहर दान बांटने वालों को चित्रित किया है। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था सलीम का, तो उनके द्वारा यानी कि इनकी खुशी के कारण जो उपहार बांटे जा रहे थे बाहर, उनको चित्रित किया गया है, जो कि महल के बाहर है। और दूसरा जो भाग पड़ता है वो है अलिंदा में बादलों को चित्रित किया गया है। और तीसरा जो भाग पड़ता है वो है सलीम की जन्म का स्नान का दृश्य है, जो सलीम को जन्म देने के बाद उनका जो स्नान कराया जा रहा है। और जो चौथा भाग पड़ता है वो जच्चा के कमरे से संबंधित है, यानी कि इनकी जो माँ थी उनके रूम को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है 5वें में जो दिखाया गया है, 5वें भाग में वो गर्दन फुलाए मोर को दिखाया गया है। और जो 6ठे में दिखाया गया है वो 36 को दिखाया गया है। तो चीज़ भी याद रखना है। इसके जो सलीम के जो
जन्म का जो चित्र है वो कहाँ पर है, अकबरनामा में चित्रित किया गया है और उसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसे 6 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। नेक्स्ट हमारा कि जो सलीम का जो जन्म है वह किसके द्वारा चित्रित किया गया। ऑब्वियसली बात है, जब इतना फेमस है तो इसके चित्रकार होंगे, वह चित्रकार कौन थे उसके बारे में, उनका नाम था रामदास। तो ये चीज़ भी याद रखना, जो सलीम का जन्म था वह किसके द्वारा चित्रित किया गया था, वो रामदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि आईने अकबरी का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, वो है रणथंभौर का घेरा। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये किसका चित्र है, आईने अकबरी का है, जो कि विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका समय जो माना जाता है, ये 2 बार टाइप हो गया है, इसका जो समय माना जाता है वो 1590 ईस्वी से ईस्वी का माना जाता है, जो कि अकबर संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यानी कि जो इसका जो आईने अकबरी का जो दूसरा चित्र है रणथंभौर का किला, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। इसका जो समय है वो 1590 है और शासनकाल कौन सा था, अकबर, और वर्तमान में कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो भारतीय ग्रंथों में बाबरनामा, इसको भी जान लेते हैं। इसका भी जो चित्रांकन हुआ था, यानी कि चित्रण कराया गया था, ये बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है और इसका जो चित्रण करवाया गया था वो अकबर के द्वारा कराया गया था। तो उसके बारे में जान लेते हैं। बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ये पूछा जा सकता है, जो तुजुक-ए बाबरी है वह किस भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर की आत्मकथा है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसकी एक प्रति सन 1585 की है, जो ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। चीज़ याद रखना, जिसमें मंसूर, जो कि जहांगीर काल का प्रमुख पशु पक्षियों का सुंदर चित्रकार था, चित्रण करता था, उसका भी उल्लेख मिलता है। कहाँ पर है वो, ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। चीज़ याद रखना किसकी, बाबरनामा की। नेक्स्ट है कि इसकी जो दूसरी प्रति है वो 1557 में की ईस्वी की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रति में 48 कलाकारों के नाम दिए गए हैं, लेकिन श्रवण और दौलत, ये भी गलती से टाइपिंग हो गया है, दौलत का नाम नहीं मिलता है किस वाली में, दूसरी जो प्रति है उसमें। नेक्स्ट है कि जो तीसरी प्रति है वो कहाँ पर है, तो वो मोरिको की ओरिएंटल कल्चर संग्रहालय में संग्रहित है। इसकी भी जो बाबरनामा की जो प्रतिलिपियाँ बनी थी वो 3 बनी थी, तो उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर संग्रहित है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं और जिन जिन कलाकारों को जिस जिस पुस्तक में विवरण मिलता है मैंने उनको भी ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा कि अकबर की पुस्तकालय में ये पोथी खाना होता है, जहाँ पे पोथियाँ बनी हुई होती हैं। पोथियों की संख्या 30,000 थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अकबर की पुस्तकालय में कितनी पोथियाँ थी, तो वहाँ पर 30,000 पोथियाँ थी, जिसका मूल्य 6 लाख रुपये था। ऐसा माना जाता है कि इनके बराबर पोथी खाना किसी राजा के पास नहीं था। इनकी पोथी खाने की एक एक जो भाग होता है, जिल्द होता है, उसका जो मूल्य था 270 रुपये था। कितने था, 270। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इन्हीं के समान, यानी कि जो अकबर के ही बराबर ही एक शासक हुए थे, उनके पास भी पोथी संग्रहालय था। वो कौन थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो इनके ही 9 रत्नों में से प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के जो दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा फारूक बेग, केशु, लाल मुकुंद, मिश्किन, फारूक, सलमान, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावलदास, जिसे हम सदला भी बोलते हैं, हरवंश, धर्मदास, नंद, ग्वालियरी, भीम, गुजराती, राव, शंकर, लक्ष्मण। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट भी ले लेना रोक कर और नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो कौन सा कलाकार किस शासक के समय का प्रमुख कलाकार रहा है। तो अगर आपको सभी की नॉलेज होगी तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। पहला जो आता है मीर सैयद अली, जिसे हम जुदाई के नाम से भी जानते हैं। ये जो कलाकार था, यानी कि जो ये चित्रकार था, तो ये हुमायूं के द्वारा लाया गया था ईरान से, और लेकिन इसने जो कार्य किया था वो अकबर के काल में किया था। तो मीर सैयद अली का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ईरान में हुआ था, जो 16वीं शताब्दी में भारत के तबरेज नामक नगर में हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो तबरेज में हुआ था, जो कि ईरान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि मीर सैयद अली के पिताजी किस सुल्तानिया के दरबार में
मीर मुसब्बिर थे, तो वो कौन थे? मीर मंसूर सुल्तानिया। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, मैंने ये बेसिक नॉलेज के लिए दे दिया क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कभी कभी और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसलिए सभी को अच्छे से इंक्लूड किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। मीर सैयद अली किस उपनाम से कविता करते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जुदाई नाम से कविता करते थे, इसीलिए इन्हें जुदाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हुमायूं के शासनकाल में मीर सैयद अली किसका उस्ताद रहा था? यानी कि जो हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं के द्वारा ही इसको लाया गया था, लेकिन जब उस समय पर ये हुमायूं के शासनकाल में कार्य करता था तो ये किसके चित्र बनाता था? तो वो ईरानी शैली से के अंतर्गत हिरात कलम का ही चित्रण करता था। यानी कि जो ये उस टाइम जो आया था, ईरान से आया था, तो वहीं से प्रभावित था, तो इसने ईरानी शैली से ही प्रभावित होकर वहाँ पर हिरात कलम का ही प्रयोग किया था। लेकिन जब ये अकबर काल में आया, इसने दो का मिश्रण किया था, जिसमें से भारतीय, क्योंकि जब यहाँ पर आकर इसे भारतीय जो कला थी उसका भी प्रभाव पड़ा और फारस की दोनों ही कलाओं का मिश्रण करके इसने चित्रांकन किया था। किस समय में? अकबर के शासनकाल में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि मीर सैयद अली के जो चित्र थे वे किस शैली के थे? तो वो तबरेज़ की ईरान शैली से संबंधित थे। ऑब्वियसली बात है, ये तबरेज़ में ही इनका जन्म हुआ था, ईरान में ही, तो इनका प्रभाव जो पड़ेगा वो ईरान शैली का ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि भारत में रहकर मीर सैयद अली पर किन कलाकारों का प्रभाव पड़ा था? यानी कि जब यहाँ पर ये रहे थे कुछ समय, तो इन पर जो प्रभाव पड़ा था, किन कलाकारों ने इन पर प्रभावित किया था? तो वो गुजराती और राजस्थानी कलाकार थे जिन्होंने मीर सैयद अली को प्रभावित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ख्वाजा अब्दुल अहमद, इसे हम सिराजी के नाम से भी जानते हैं। ये भी हुमायूं के द्वारा ही लाया गया एक कलाकार था, जो कि हुमायूं के समय में भी कलाकार की है, लेकिन इन्होंने जो प्रमुख रूप से जो कलाकारी की थी वो अकबर के काल में की थी, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह भी एक फारसी ईरानी चित्रकार था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान से लाया हुआ कलाकार है, तो ये भी एक ईरानी कलाकार था, चित्रकार था। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यह एक शिल्पीकार भी था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। इसकी मनोहरी चित्रकारी के लिए इसे सीरी कलम की भी उपाधि दी गई थी, जिसे हम मीठी कलम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार को मीठी कलम यानी कि सीरी कलम से नवाजा गया था, तो वो कौन थे? अब्दुल अहमद थे, जिसे हम सिराजी के नाम से भी जानते हैं। और उसे किसके द्वारा लाया गया था? हुमायूं के द्वारा लाया गया था, लेकिन उसने चित्रकारी जो की थी वो अकबर काल में की थी। नेक्स्ट हमारा कि 1576 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल अहमद को फतेहपुर सीकरी में स्थित एक अपनी टकशाल का अध्यक्ष बनाया था। ये वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने किस कलाकार को अपने फतेहपुर सीकरी में स्थित टकशाल का अध्यक्ष बनाया था, तो अब्दुल अहमद को बनाया था। कब बनाया था? 1576 में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा किस कलाकार को मुल्तान का दीवान बनाया गया था, तो वो कौन थे? अब्दुल अहमद थे। कब बनाया गया था? सन 1584 में बनाया गया था। अगर फतेहपुर सीकरी का वो टकशाल का अध्यक्ष पूछा जाता है तो सन 1576 में, अगर मुल्तान पूछा जाता है तो 1584 में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा यह दीन इलाही का अनुयायी था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये दीन इलाही धर्म से प्रभावित था, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि हमजानामा का निर्देशन पहले तो मीर सैयद अली के संरक्षण में हुआ था, लेकिन बाद में ख्वाजा अब्दुल अहमद सिराजी के संरक्षण में पूरा किया गया था, जिसको हमजानामा, जो कि मुगल काल का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसे पढ़ने में 15 वर्ष लगे थे। तो जो ये बना था हमजानामा, इन दोनों की ही देखरेख, इन दोनों के निर्देशन में बना था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा दसवंत से संबंधित भी हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ये भी अकबर काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। यह एक कहार एक जाति होती है, उसका एक लड़का था जो पालकी उठाने का कार्य करता था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टीसीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, तो आप जरूर याद रखना। ये किसका लड़का था? कहार जाति से संबंधित था और ये पालकी उठाने का काम करता था। नेक्स्ट है कि रज़्मनामा का वह प्रसिद्ध चित्रकार था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दसवंत के जो ज़्यादा चित्र मिलते हैं सिर्फ रज़्मनामा में ही मिलते हैं और किसी में चित्र नहीं मिलते हैं जो प्रमुख रूप से हों। और रज़्मनामा के 21 चित्रों पर दसवंत का अंकन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 21 जो चित्र थे उन पर दसवंत के जो चित्रांकन का प्रभाव बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट है कि दसवंत जो था जयपुरी आराइस पद्धति, जिसे हम फ्रेस्को बोनो भित्ति चित्र कहते हैं, उस पद्धति का कुशल भित्ति चित्रकार था। ये भी वाला आपसे पूछा जा सकता है कि जो दसवंत था किस पद्धति का कुशल भित्ति चित्रकार था, तो वो फ्रेस्को बोनो। ये चीज़ याद रखना, सस्को नहीं था, बोनो। बोनो मतलब गीली जो भित्ति होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख था।
नेक्स्ट है कि दसवन जो था वह भारतीय देवी देवताओं का चित्रण के लिए सुंदरता से करता था। ये वाला क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था आपके टीजीटी में कि जो मुगल काल का वह कौन सा कलाकार था जो भारतीय देवी देवताओं का चित्रण करता था, तो वो कौन थे? दसवंत, जो कि अकबर काल के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि दसवंत के चित्रों में हिंदू परंपरा के साथ साथ हिंदू पौराणिक कलाओं का प्रभाव भी दिखाई देता है। ये हिंदुओं की जो परंपराएं थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनसे संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए थे। नेक्स्ट है कि इन्होंने सन 1584 में पागल हो जाने के कारण अपने आप को कटार मार ली थी अपने पेट में और अपनी आत्महत्या कर ली थी। ये चीज़ भी याद रखना। इनकी जो मौत हुई थी कैसे हुई थी, किस कारण से हुई थी, तो पागल हो जाने के कारण इन्होंने अपने पेट में कटार मार ली थी, इसलिए इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1584 में हो गई थी। नेक्स्ट है कि मिस्किन, श्रवण तथा केशु ने इनके साथ कार्य किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने दसवंत के समय में यानी उनके साथ कार्य किया था, तो वो कौन थे? मिस्किन, श्रवण और केशु, जो विशेष प्रसिद्ध थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि ये पूछा जा सकता है जो केशु थे कौन से चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख थे, तो वो ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, जिन पर यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ का भी एक संग्रह अकबर को भेंट किया था। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशु जो थे वो दसवंत के साथ ही रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बसावन। ये भी अकबर काल के प्रमुख कलाकार थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। नेक्स्ट है कि बसावन जो था वह अकबर के दरबार में एक कुशल हिंदू चित्रकार था। ये पूछा जा सकता है कि, और पूछा भी गया कि वह कौन सा कलाकार था जो एक हिंदू कलाकार था, तो वो बसावन थे। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये छवि चित्र जो पोर्ट्रेट होते हैं उन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बसावन का जो पुत्र था वो कौन था, तो वो मनोहर था, जो कि जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर काल का जो मनोहर था वह किसका पुत्र था, तो वो बसावन का पुत्र था, जो अकबर काल का प्रमुख कलाकार रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, और ऐसा माना जाता है मनोहर के बारे में कि मनोहर ने मुगल काल और राजस्थान जो शैली है इन दोनों में ही कार्य किया था। ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन कि वह कौन सा कलाकार है जिसने वो मुगल काल में और राजस्थानी शैली में कार्य किया, तो वो कौन थे? मनोहर, जो कि बसावन के पुत्र थे। नेक्स्ट है कि बसावन ने एक चित्र जो बहारिस्तानी जामी पर आधारित एक चित्र में शेख अब्दुल उल कशाब को एक संत के दर्शन करते हुए अंकित किया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? बसावन के द्वारा। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनके द्वारा जितने भी चित्र बनाए गए थे आप उन्हें रट लेना, क्योंकि इनसे संबंधित पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपके एग्जाम में डाल दे, तो आपको सभी जो चित्र हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि ईसा धर्म के प्रारंभिक चित्र ईसा के शिष्य संत लूका द्वारा चित्रित मरियम तथा शिशु एक काष्ठ फलक पर, लकड़ी का जो फलक होता है उस पर, जो वर्तमान समय में मद्रास के निकट आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन चर्च में सुरक्षित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि जो ईसा के शिष्य थे संत लूका, उनका जो चित्र था और उनका जो चित्र था वो किस पर बना था? वो काष्ठ फलक पर बना था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? तो वह मद्रास के निकट आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन चर्च में संग्रहित है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? बसावन के द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ भी याद रखना, जिस पर ईसाई धर्म का प्रारंभिक चित्र माना गया है। नेक्स्ट हमारा कि मुगल कालीन जो हास्य थे वो अलंकृत थे, जो 3 चित्रकारों के सहयोग से चित्रित किए गए थे। एक ने तो टिपाई की थी, दूसरे ने रंग मिर्जाई की थी और तीसरे ने खुलाई की थी। यानी कि जो मुगल कालीन जो हास्य बनाए गए थे वो 3 कलाकारों की हेल्प से बनाए गए थे, जिनमें से एक कलाकार टिपाई करता था, टिपाई का मतलब होता है रेखांकन करता था, और दूसरा रंगरेजी जो रंग पोतते हैं वो पुताई करता था, और तीसरा था उसकी खुलाई यानी कि उभार निकालता था, वो तीसरा कलाकार किया गया था। तो इन्हें करने के लिए जो ईरान से आए हुए कलाकार थे, जो दस्त मतलब कि उस्ताद कलाकार थे जो रेखांकन करने में, उनके द्वारा तो इनको रेखांकन किया गया था। लेकिन जो भारतीय कलाकार थे उनके द्वारा चित्रों में रंग भरे गए थे, लेकिन जो उस्ताद कलाकार थे, माहिर कलाकार थे, उनके द्वारा इन चित्रों की खुलाई की गई थी। तो चीज़ याद रखना, ये मुगल काल से हास्य थे वो इस प्रकार किए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जहांगीर काल। जहांगीर काल के बारे में जान लेते हैं कि उनके द्वारा उनके समय के कौन कौन से कलाकार थे, कौन कौन से कलाकार ने क्या क्या कार्य किया था। तो जहांगीर के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो मुशब्बिर ख्वाजा अब्दुल असमद के पुत्र शरीफ का सहपाठी था। यानी कि जो जहांगीर था, ये वाला बात पूछी जा सकती है आपसे कि जो जहांगीर थे
वो किसके सहपाठी थे? तो वो मुशब्बर ख्वाजा अब्दुल असमद के पुत्र शरीफ के सहपाठी थे। चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनके समय के जो कलाकार थे वो कौन कौन थे। तो कुलमांग का प्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग था। हिरात जो कि ईरान से संबंधित था। अकारजा तथा उसका पुत्र अब्बुल हसन। अकारजा और उनका जो पुत्र था अब्बुल हसन। इश्मार्क का मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मंसूर जो कि भारतीय मुसलमान चित्रा था। हिंदू चित्रकारों में विशनदास, गोवर्धन, मनोहर। बशावन का जो पुत्र था दौलत, तुलसी, माधव, मिस्किन, विचित्र। विचित्र द्वारा एक चित्र है जो कि जहांगीर का है, एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए प्रसिद्ध चित्र है। ये पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर का एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो विचित्र के द्वारा बनाया गया था। और इनके समय में महिलाएं कलाकार भी रही थी। तो वो कौन कौन सी महिला कलाकार रही थी? तो वो थी साइफा बानो, रुकैया बानो और नादिरा बानो। तो आप इन तीनों का भी नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये जहांगीर काल से संबंधित है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पहले प्रमुख कलाकार रहे थे वो अब्बुल हसन थे। इनको ही जो जहांगीर थे अपने समय का बहुत प्रसिद्ध कलाकार मानते थे। इनके बारे में जान लेते हैं कि अब्बुल हसन मुख्य रूप से व्यक्ति चित्रकार थे। ये पूछा जा सकता है कि जो अब्बुल हसन थे वो किस शासक के समय के थे? तो वो जहांगीर के समय थे। और वह किन चित्रों में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो वो व्यक्ति चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि जो अब्बुल हसन थे उनके चित्रों में सबसे ज़्यादा यूरोपीय प्रभाव थे। ये पूछा जा सकता है कि मुगल काल का वह कौन सा कलाकार था जिस पर सबसे ज़्यादा यूरोपीय प्रभाव था जहांगीर काल में? तो वो कौन थे? अब्बुल हसन थे। और यह जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने गए हैं जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है कि अब्बुल हसन के पिता का क्या नाम था? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो भी एक कलाकार ही थे। तो अकारजा थे जो ईरान के रहने वाले थे। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अब्बुल हसन ने जब जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ का चित्र जहांगीर का सिंहासन रोहन जहांगीर को भेंट किया तब जहांगीर ने खुश होकर इतने खुश हो गए कि इन्हें नादिर उज़्मा से विभूषित किया था। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को जहांगीर ने नादिर उज़्मा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो कौन थे? अब्बुल हसन थे। नेक्स्ट है कि 13 वर्ष की आयु में अब्बुल हसन ने ड्यूरर के संत जान की सूली नामक चित्र की अनुकृति वॉस पद्धति में बनाई थी। ये पूछा जा सकता है कि जो ड्यूरर के जो संत थे उनकी जो सूली नामक जो चित्र था उसकी अनुकृति जो बनाई थी किस पद्धति में बनाई थी? तो वो वॉस पद्धति में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? अब्बुल हसन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है चुनार के वृक्ष पर असंख्य जो गिलहरियां नामक चित्र है वह कब अंकित किया गया था? तो 1610 में अंकित किया गया था। उसका एक सुंदर चित्र है। यह चित्र नादिर उज़्मा जो कि अब्बुल हसन है इन्हीं को दी गई थी तथा नादिर उल अस्त्र मंसूर दोनों की कृति है। आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जो चुनार का जो वृक्ष है उस पर जो असंख्य गिलहरियां हैं उनका जो चित्र बनाया गया था वो 1610 में अंकित किया गया था। और ये चित्र था 2 कलाकारों के द्वारा बनाया गया था, अब्बुल हसन और मंसूर के द्वारा। और इन दोनों के चित्रों में कुछ अंतर है उसके बारे में आपको बता देती हूँ किस तरीके से है। और ये जो इस नाम से जो चित्र बनाए थे इन दोनों ही कलाकारों ने बनाए थे। तो चुनार का वृक्ष तो है भारतीय प्रभाव युक्त है जिसमें मंसूर ने चित्र किया है। जिस चित्र में चुनार का जो वृक्ष है उस पर जो भारतीय प्रभाव है उसे तो बनाया है मंसूर ने। तथा गिलहरियों की प्रजातियां शिकारी व भारतीय नहीं हैं। जो शिकारी और गिलहरी बनाई है वह भारतीय नहीं है जिसे अब्बुल हसन ने बनाया था। चीज़ याद रखना जो वृक्ष बनाया है वो मंसूर के द्वारा बनाया गया लेकिन जो शिकार और भारतीय बनाए हैं वो अब्बुल हसन के द्वारा बनाए गए। क्योंकि जो अब्बुल हसन थे वो छवि चित्र बनाने के प्रसिद्ध थे इसीलिए शायद उन्होंने ये वाला चित्र का सहयोग किया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अब्बुल हसन ने बैलगाड़ी का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया जो कि पीली पृष्ठभूमि पर है। ये पूछा जा सकता है कि किस जहांगीरकालीन चित्रकार ने बैलगाड़ी का चित्र बनाया था? तो वो किसने बनाया था? अब्बुल हसन ने बनाया था। और वह किस पृष्ठभूमि पर बनाया गया? तो वो पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाया गया। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अब्बुल हसन द्वारा बनाए गए चित्र। जो अब्बुल हसन था वो प्रमुख कलाकार था जहांगीर काल का, तो उसके द्वारा कुछ प्रमुख चित्र बनाए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं कि शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, फिर आर्ट गैलरी जो कि यूएसए वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है कि जहांगीर मलिक अकबर को लात मारते हुए जहांगीर, एक गोल पकड़ते हुए जहांगीर, समूह के सम्मुख से शेख शादी का स्वागत करते जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते जहांगीर,
और नेक्स्ट है हमारा शिशु राजकुमार, जो कि सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव है, यानी कि शिशु जो राजकुमार चित्र है उस पर सर्वाधिक यूरोपीय तत्व था। रोमन सागर का देवता, नेपच्यून दरिया, घोड़े पर आरूढ़ एक राजकुमार, ये सभी जो चित्र थे वो अबुल हसन के द्वारा बनाए गए थे। जाम जाशा का पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र होते थे उनमें कौन कौन के बनाए थे इन्होंने? मैडोना का चित्र, मदन मेरी की तस्वीर, पकड़े मैडोना, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सर टॉमस स्मिथ का पोर्ट्रेट, समर स्टे सेलिब्रेशन की रानियों का चित्र, ये सब जब भी पोर्ट्रेट बनाए थे वो अबुल हसन के द्वारा बनाए गए थे। इंग्लैंड के राजा रानी, लेडी एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के युवा शाहजहां, फ्रॉम स्क्वायरल इन द चेनेट, ये जो है चित्र वो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। ये सभी जो चित्र बनाए थे वो अबुल हसन के द्वारा बनाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। और जो चित्र जिस संग्रहालय में है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन्हें सभी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन को ऐड किया है जो अबुल हसन से संबंधित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कलाकार थे वो थे मंसूर, जो कि जहांगीर काल के द्वितीय कलाकार माने जाते हैं अबुल हसन के बाद। मंसूर को मुगल कोट पेंट तथा नक्काश मंसूर भी कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को मुगल कोट या नक्काश मंसूर कहा जाता था? वो मंसूर थे। मंसूर जो पशु पक्षियों के और वे फूल पत्तियों के चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। ये खुद भी अपने आप को अद्वितीय चित्रकार भी मानते थे, इसीलिए इनको नक्काशा मंसूर भी कहा जाता है। जहांगीर ने मंसूर को उनकी चित्रकारी के लिए नादिर उल अस्त्र की उपाधि से नवाजा था। तो ये चीज़ याद रखना, जो नादिर उल्लाह जमा की है वो अबुल हसन को दी थी, लेकिन नादिर उन अस्त्र की जो उपाधि है वो मंसूर को दी गई थी। तो जमा और अस्त्र के नाम से आप अच्छे से रट सकते हो कि ये प्रमुख जो कलाकार थे इनके समय के उनको दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मंसूर ने विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी के चित्र की 2 प्रतिलिपियां बनाई थी, जिनमें से जो एक प्रति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और जो दूसरी प्रति है वो कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी कि जो मंसूर की जो बाज पक्षी की जो चित्र है उसकी 2 प्रतिलिपियां बनाई थी, तो उनमें से एक प्रति है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और दूसरी है वो कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों ही हमारी भारत में है। नेक्स्ट है कि मंसूर द्वारा निर्मित नील गाय का जो चित्र है वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। इनके जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं, मैंने उन सभी को इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है कि मंसूर द्वारा निर्मित जो लाल पुष्प है जो पीली पृष्ठभूमि पर बना है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कई बार पूछा गया है कि जो लाल पुष्प है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो जहांगीर कालीन प्रमुख पशु पक्षी चित्रकार मंसूर द्वारा बनाया गया है, जो कि पीली पृष्ठभूमि पर निर्मित है। नेक्स्ट हमारा कि मंसूर द्वारा बनाए गए अन्य जो चित्र थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि अब्बुल हसन के अभी हमने देखे थे, वैसे ही मंसूर के भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जंगली स्ट्रॉबेरी बनाई गई थी, गुलाब, नरगिस, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, चेरी तथा पोस्ता, तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी तथा साज, ये सभी जो चित्र बनाए गए थे वो मंसूर के द्वारा बनाए गए थे। उस्ताद मंसूर के साथ ही मिस्किन को भी पक्षी चित्रण में उच्च स्थान प्राप्त था। ये भी पूछा जा सकता है जो मिस्किन थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये भी पशु पक्षी चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बिशनदास। बिशनदास के बारे में जान लेते हैं। ये भी जहांगीर काल के प्रमुख छवि चित्रकार रहे थे। तो जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ छवि जो चित्र बनाए थे वो बिशनदास के द्वारा बनाए गए थे। इन्होंने सन 1617 से 1618 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास के दरबार में जहांगीर ने अपने राजदूत के साथ बिशनदास को भेजा था। ऐसा माना जाता है कि बिशनदास को जहांगीर के द्वारा सन 1617-18 में ईरान के शाह अब्बास, जो कि उनके भाई थे, उनके दरबार में भेजा था अपने राजदूत के साथ, जिनकी यानी कि बिशनदास ने जिनकी इतनी सच्ची तस्वीर बनाई कि उसे देखकर वो इतने खुश हो गए कि बिशनदास को उन्होंने एक हाथी और कुछ रुपए उपहार के रूप में दिए थे। और ये वाला जो चित्र है वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये अनुकृति है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना, कब गए थे वो ईरान और किसका बनाया था? तो वो उनके भाई थे शाह अब्बास, उनका चित्र बनाया था। उस पर खुश होकर उन्होंने एक हाथी और एक कुछ मूल्यवान वस्तुएं दी, पुस्तक पुरस्कार दिया था। और इसकी जो ये कृति थी, अनुकृति, वो बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो बिशनदास के द्वारा बनाई गई थी, जो कि जहांगीर काल का छवि चित्रकार था। नेक्स्ट है कि बिशनदास द्वारा निर्मित शेख फूल नामक एक सूफी संत का चित्र वर्तमान में
भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो से बिशन दास द्वारा निर्मित शेख फूल सिंह नामक एक संत थे, उनका जो चित्र बनाया गया था वो वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, बिशन दास ने बादशाह की सहृदयता के कारण, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के समय का एक प्रमुख उनका कलाकार था जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो चुका था, बीमार था, तो उसकी जिसका नाम था इनायत खान, तो जो मरने की अवस्था में था, तो उस चीज़ को लेकर जहांगीर बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इस प्यार को देखते हुए, सहृदयता के देखते हुए बिशन दास ने बादशाह को खुश करने के लिए या फिर उनको कुछ तसल्ली के लिए ये चित्र बनाया था, जो कि वर्तमान समय में बॉडेलियन ब्रेरी ऑक्सफोर्ड लंदन में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिशन दास द्वारा निर्मित जहांगीर का क्रोध चित्र वर्तमान समय में रायपुर स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। जो बिशन दास द्वारा एक चित्र बनाया गया था जिसमें जहांगीर बहुत ज़्यादा क्रोधित अवस्था में थे, जो वर्तमान समय में रायपुर के स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, जो कि बिशन दास के द्वारा बनाया गया था, बिशन दास द्वारा निर्मित नूरजहाँ का सभी जो चित्र था, सभी यानी कि पोर्ट्रेट था, वह वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो नूरजहाँ का जो छवि चित्र बनाया था बिशन दास के द्वारा, वो कहाँ पर है, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टिव हैं, आप लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे मनोहर, इनके बारे में जान लेते हैं। मनोहर बसावन का पुत्र था। ये पूछा जा सकता है कि जो मनोहर था वो कौन था, तो वो बसावन के पुत्र थे। और मनोहर पशु तथा शिकार के चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बसावन जो अकबर काल के समय के कलाकार थे, उनके पुत्र थे जो शिकार के दृश्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये मनोहर था, यही था जो राजस्थानी और मुगल शैली में कार्य किया था। मनोहर द्वारा एक निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र है, जो पृथ्वी रजा स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो इनके द्वारा जो एक चित्र बनाया गया था वे कहाँ पर है, पृथ्वी रजा स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित है। मनोहर द्वारा निर्मित काला हिरण नामक एक पशु का चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। तो ये मत सोचना कि उनके समय में मंसूर ने ही बनाए थे, तो और भी कलाकार थे जिन्होंने पशु पक्षियों के चित्र बनाए थे, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे। आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इन्हें रट सको, आपसे कोई मिस्टेक ना हो कि कौन सा चित्र कहाँ पर संग्रहित है और किसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अकार्जा, इसके द्वारा भी बहुत ही अच्छे चित्रांकन किया गया था। यह ईरान का चित्रकार था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अकार्जा को इलाहाबाद में स्थित एक चित्रशाला का निर्देशन नियुक्त किया था। जो जहांगीर ने इसकी स्थापना जो की थी सन 1585 में की थी। ये पूछा जा सकता है कि जो इलाहाबाद में स्थित जो चित्रशाला है उसकी जो स्थापना की थी किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा सन 1585 में कराई गई थी। और इसका जो निर्देशन जो नियुक्त किया था वो अकार्जा को किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और इसका जो एक प्रसिद्ध चित्र है जो राजकुबर है, वो अकार्जा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कलाकार है हमारा गोवर्धन, ये भी है, इसके बारे में जान लेते हैं कि गोवर्धन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र आओ पासी बुलाओ पासी चित्र है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो रायपुर स्टेडियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और ये किसके समय का कलाकार है, तो वे जहांगीर के समय का प्रसिद्ध कलाकार है। गोवर्धन द्वारा निर्मित चित्र बाबर को राजवंशी मुकुट सौंपता हुआ तैमूर चित्र है। तो ये वाला जो चित्र है बाबर को राजसी मुकुट सौंपता हुआ, ये गोवर्धन के द्वारा ही बनाया गया। तो इसके तो दो चित्र थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मिस्किन, मिस्किन के बारे में भी जान लेते हैं कि मिस्किन का एक चित्र है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो धोखेबाज पत्नी है, जो बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए जो चित्र है वह भी इसके द्वारा ही बनाया गया है, किसके, मिस्किन के द्वारा। और जो हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ का है, जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं वह किस पुराण से संबंधित है, वो हरिवंश पुराण से संबंधित चित्र है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यानी कि जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं वह चित्र वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, परंतु यह चित्र अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था। इस कलाकार ने अकबर तथा जहांगीर दोनों ही शासनकाल में कार्य किया था। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा कलाकार था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों ही
शासनकाल में कार्य किया था, तो वो कौन थे? मिस्किन। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलता है तो उसमें आपको अकबर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कि शाहजहाँ कालीन चित्रकार। अब नेक्स्ट जो हमारे शासक हुए थे, शाहजहाँ हुए थे, उनके समय के जो कलाकार थे उनके बारे में जान लेते हैं। फ़कीर उल्ला खान, मोहम्मद नादिर चित्रम, जो कि वास्तविक इनका नाम था कल्याण दास, अनूप चित्रम, विचित्र होनहार, बालचंद और मीर हासिम, ये सभी जो कलाकार थे वो शाहजहाँ कालीन कलाकार थे। इनके बारे में जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा आज का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप ये मत सोचना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, क्योंकि मैं बार बार इनको डिवाइड नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी को एक में ही अपलोड कर दिया जाए। इनके बारे में जान लेते हैं कि फ़कीर उल्ला खान एक निर्देशक थे और निरीक्षक थे, यानी कि इनके द्वारा बहुत ही कम चित्र बनाए गए थे जो शाहजहाँ काल से संबंधित थे। इनके ज़्यादातर जितने भी चित्र बनाते, यानी कि जो और कलाकार होते थे चित्र बनाते, ये उनका निरीक्षण करते थे, उनको फाइनल टच देते थे। तो इनका जो कार्य था वो निर्देशन करना था। नेक्स्ट है कि फ़कीर उल्ला खान का एक सुंदर व्यक्ति चित्र बेरेनारोथ्रम चाइल्ड्स संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। तो ये चीज़ भी याद रखना, इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया है वह कहाँ पर है? बेरानोर्थ चाइल्ड्स पेरिस में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही कम कार्य किया है इन्होंने, निरीक्षण का कार्य ज़्यादा किया है। नेक्स्ट है कि फ़कीर उल्ला खान द्वारा निर्मित कबीर एवं रदास के जो चित्र बनाया गया था वो किस में बनाया गया था? तो वो जल रंग से बनाया गया था। विधि कौन सी थी? टेम्परा विधि से बनाई गई थी। और ये वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो वो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसके द्वारा बनाया गया था? फ़कीर उल्ला खान। और किससे संबंधित है? यानी ये जो कलाकार था वह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो वो शाहजहाँ का दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट है कि जो शाहजहाँ कालीन जो पांडुलिपियाँ बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी, किस प्रकार थी, उनके बारे में जान लेते हैं। शादी का जो बोस्ता है ये बनाया गया था, जो कहाँ पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। गुलिस्ता बनाया गया था, जो कहाँ पर है? चेस्टर बेटी संग्रहालय में है। सोज ओ गुजा ये कहाँ पर है? ये भी ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। मैं जितनी भी आपको ये पांडुलिपियाँ बता रही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट है कुलियात, जो कि चेस्टर बेटी में ही सुरक्षित है। बुस्ता है, ये भी चेस्टी बेटी में संग्रहित है। यहाँ पर जितनी भी चेस्टी बेटी में है तो आप इन्हें एक सीरीज वाइज करके भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि पद्मा शाहनामा। पद्मा शाहनामा जो था वो शाहजहाँ काल में ही बनाया गया था। इसका जो लेखन किया था वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था, जो विडम्बसर महल लंदन, यह शाहजहाँ काल की सर्वोत्तम कृति है। यानी कि जो पद्म शाहनामा है वो शाहजहाँ काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए जो मयूर सिंहासन था, इसका जो मुख्य कलाकार था वो बेबादल खान था। यह सिंहासन उस समय दीवाने आम में रखा गया था। यह सिंहासन उस समय के मूल्यवानों के हिसाब से 6 स्टर्लिंग पाउंड्स का बना हुआ था। ये बहुत ज़्यादा प्रमुख था, इनके समय में बहुत सारे कार्य कराए गए थे। इनकी जो प्रॉपर्स हैं, यानी कि जितने भी शासक हुए थे उनके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, आप उन सभी को अच्छे से देख लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट है कि जो जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ कृति है वो शाहजहाँ नामा या बादशाह नामा है, जिसे सन 1647 ईस्वी में चित्रित किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इसमें 100 चित्र थे, जिनमें से कुछ चित्र वर्तमान समय में ब्रिटेन संग्रहालय में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है इसके 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में भी सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है हमारा जहांगीर कालीन प्रमुख स्थापत्य, यानी कि उन्होंने स्थापत्य भवन निर्माण कराए थे। तो इनके समय को ऐसा माना जाता है कि जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है और पूरे मुगल काल का स्वर्णकाल भी माना जाता है। किसको? जहांगीर के काल को। इनके बारे में जान लेते हैं स्थापत्य संबंधित कि लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल, ये जो सभी चीज़ें बनाई गई थी, यानी कि स्थापत्य बनाए गए थे, वो इन्हीं के समय में बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो कितने वर्ष में हुआ था? क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण किया था वो शाहजहाँ काल में ही कराया गया था, तो 22 वर्ष में हुआ था। और इनका जो टोटल इनकम हुई थी, यानी कि जो पैसा खर्च हुआ था वो 9 करोड़ रुपये हुआ था की लागत आई थी। इसका जो मुख्य स्थापत्यकार जो था वो उस्ताद लाहौरी थे, इन्होंने इसे स्थापित किया था। और इसके प्रमुख यानी प्रधान जो मिस्त्री थे ताजमहल के, वो मिस्त्री उस्ताद ईशा थे, किंतु फादर
मैनरिक के अनुसार इसकी जो योजना की थी वो वेनिस इटली के निवासी जेरोनियो बेरिनियो नामक एक कलाकार ने बनाई थी। और यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये पूछा जा सकता है कि जो ताजमहल है वह किससे संबंधित है, यानी किसका बना हुआ है, तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 1883 में घोषित किया था यूनेस्को में। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।